आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सो इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी see that we'll measure the length of any object using meter scale। उसमें हम लेंथ मेजर कर पाते हैं 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक। वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, उसकी एक्यूरेसी होती है 10⁻⁴ मीटर तक की। ऐसे ही स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम मेजर करते, जो मेजर कर पाता है 10⁻⁵ मीटर तक। और इससे भी बियॉन्ड लेंथ होती हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, जैसे कि हमें मेजर करना है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। सो लार्ज डिस्टेंसेस जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीटर स्केल डायरेक्टली। ऑब्वियस सी बात है, मीटर स्केल से अर्थ का और किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। सो इसके लिए मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलैक्स मेथड। सपोज़ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। सपोज़ कोई एक पेंसिल आपने होल्ड कर रखी है इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड। मतलब एक पॉइंट पेंसिल आपने होल्ड कर रखी है, सामने आपके यहाँ पे एक पेंसिल है एंड फर्स्ट यू विल क्लोज द, इन द फर्स्ट केस हम लेफ्ट आई क्लोज कर रहे हैं और राइट आई से उस पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, आपने उसकी लोकेशन को ऑब्जर्व कर लिया। जस्ट क्लोज योर लेफ्ट आई एंड सी द पोजिशन फ्रॉम द राइट आई। एंड वैसे ही अब लेफ़्ट आई को ओपन करके देखिए और राइट आई को क्लोज़ करिए। तो लेफ़्ट आई से हम देखेंगे उसकी पोजीशन हमें दिखेगी थोड़ी डिफरेंट। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है पोजीशन में पेंसिल का लेफ़्ट और राइट आई से, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स। एंड द डिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में आ रहा है ऑब्जर्वेशन की, दैट इज़ कॉल्ड बेसिस। ये बेसिस किसकी वजह से है? दोनों हमारी आइज़ में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ये बेसिस आ रहा है। बेसिस मतलब दोनों पॉइंट के ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस, एक लेफ़्ट और एक राइट आई का। नेक्स्ट, अब इसी कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया हुआ है डिस्टेंस निकालने के लिए। टू मेजर द डिस्टेंस d ऑफ अ फार अवे प्लैनेट s बाय द पैरेलैक्स मेथड, जस्ट सी इन द फिगर 2.2। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्लैनेट है s पॉइंट पर और उसका डिस्टेंस d निकालना है। दिस डिस्टेंस d इज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड एक पॉइंट a है इधर और एक पॉइंट b है इधर। देन we'll use the parallax method। we observe it from two different positions जो आपको डायग्राम में दिखा है अभी, एक A से और एक B से जो कि अर्थ पर है। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट इज़ स्मॉल b एट द सेम टाइम। एंड दोनों के बीच का एंगल, दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल हमने व्यू किया और दिस एंगल ASB, इसको हम रिप्रेजेंट कर रखे एंगल थीटा से। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलिटिक एंगल। अगर प्लैनेट बहुत फार है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी अगर हम उसका फ्रैक्शन d के साथ करें, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हमने दो पॉइंट लिए हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो जो वैल्यू b की है, b इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉलर d। तो किसी स्मॉलर वैल्यू को अगर हम बिगर वैल्यू का फ्रैक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा कम होगी, पॉइंट्स में होगी, 1 से बहुत ही स्मॉलर होगी। ऐसे ही थीटा की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान सकते हैं कि ए बी क्या है? आर्क ऑफ लेंथ b एंड ऑफ अ सर्कल। मतलब वो इतना होगा कि वो एक आर्क फॉर्म कर लेगा, एक सर्कल है, और एस क्या हो जाएगा? सेंटर होगा एक सर्कल का। सो द डिस्टेंस d एज द रेडियस, डिस्टेंस d क्या हो जाएगा? उस सर्कल का रेडियस। मतलब वो पॉइंट इतना दूर है कि हमें ऐसा लगेगा कि s सेंटर है, दिस s इज़ द सेंटर, एंड यहाँ से एक सर्कल फॉर्म हो रहा है a और b से क्रॉस करता हुआ, और a और b क्या है? एक टाइप का आर्क है। एक सर्कल फिर भी थोड़ा सा आर्क विजिबल है, बट a और b कम्प्लीटली एक आर्क ही होगा और d उसका रेडियस है। सो as की वैल्यू bs के इक्वल है, दैट्स वाई दोनों की वैल्यू d है। सो ab इज़ इक्वल टू b, ab की वैल्यू b है और b किसके इक्वल होगा? एंगल मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस d इंटू थीटा। और थीटा की वैल्यू किस में होती है? एंगल की वैल्यू, आई टोल्ड यू, एंगल, प्लेन एंगल की वैल्यू होती है रेडियंस के अंदर। सो वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन से अगर हम d को निकालेंगे तो d होगा b अपॉन थीटा। तो वैल्यू ऑफ d इज़ कैलकुलेटेड। अगर हमने d डिटरमाइन कर लिया
इन द नेक्स्ट पैराग्राफ हमने डी डिटरमाइन कर लिया. सिमिलरली हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं उसी मेथड से, साइज़ और एंगुलर डायमीटर प्लैनेट का, कि उसका साइज़ कितना है और उसका एंगुलर डायमीटर कितना है. अगर डी डायमीटर है प्लैनेट का, डी डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, एंड अल्फ़ा क्या है उसका एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, सो अल्फ़ा एंगल की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, जहाँ पर अल्फ़ा एंगल इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन, अर्थ की उसी लोकेशन से हमने मेजर किया है, एंड वो एंगल है दोनों डायरेक्शंस के बीच में डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब एक सर्कल के एक एंड पे है तो दूसरा दूसरे एंड पर है. सो ऑफ द प्लैनेट आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, एंड सिंस डी की वैल्यू हमें पता लग गई, सो डायमीटर डी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इक्वेशन 2.2. Now we have example 2.1. Calculate the angle of 1 degree, 1 minute and 1 second in radians. इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना, और उन्होंने बोला है यूज़ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. अब सी एंड 1 degree 60 minutes, 1 minute 60 seconds. This is the sign for minutes and this is the sign for minutes and this is the sign for seconds. So 360 डिग्री 2 पाई ऑलरेडी बताया हुआ है. अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 360 में 2 पाई है तो 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में इट विल बी 2 पाई अपॉन 360. अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा एंड 2 180. दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है पाई अपॉन 180 रेडियन. एंड पाई की वैल्यू पुट करी हमने, तो फाइनली इसको कैलकुलेट करके देखिए आप, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए और इसके बाद इसको 180 से डिवाइड किया, देन दिस answer will come. Just calculate and match your answer with this one. So 1 degree is 60 minutes. 1 degree के अंदर 60 minutes हैं, and this is 1.745 into 10 power minus 2 radian. So 1 minute की बात करें हम अगर, तो उल्टा कि सपोज़ ये 60 minutes के अंदर इतना है, ठीक है, तो 1 minute में कितना होगा, दिस वैल्यू, दिस इज़ 1.745 into 10 to the power minus 2 is divided by 60. इसके बाद this answer came 2.908 in 10 power minus 4, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 2.91 ले लिया गया है क्योंकि वो 0 के बाद क्या वैल्यू है, 8 है, एंड 8 इज़ 5 या 5 से बड़ी कोई वैल्यू होती है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 2.91. ऐसे ही सेकेंड्स के लिए क्या करना है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स का है, तो फिर से अगेन इस वैल्यू को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कि सेकेंड्स में कितने रेडियंस हैं और मिनट में कितने हैं ये हम बता चुके हैं, और 1 डिग्री में कितने हैं वो हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं. Example 2.2. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in a line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B and a distance of 100 meter and looks O and C again. Since O is very distant and the direction BO is practically the same AO, but he finds the line of sight C shifted from the original line of sight by the angle theta 40 degree and estimate the distance of the tower C from its original position. See, the question is very long, but it's not that difficult. So you need to understand the concept that एक जो पर्सन है वो उसको वो क्या एस्टिमेट करना चाहता है कि डिस्टेंस ऑफ अ टावर, डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम, उसके नियर बाय टावर का उससे डिस्टेंस कितना है. तो वो वहाँ पर ही स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, टावर के इन फ्रंट ऑफ द टावर सी पर खड़ा है वो, और उसने वो डिस्टेंस स्पॉट किया एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ जो कि AC लाइन पर है, एंड फिर वो वहीं से ही परपेंडिकुलर वॉक करके B तक जाता है जिसका डिस्टेंस वो 100 मीटर बता रहा है. फिर से वहीं से उसने O पर C पर देखा और उसे डिस्टेंस लगा और एंगल दिया हुआ है थीटा दैट इज 40 डिग्री. हमें एस्टिमेट करना है उस टावर का डिस्टेंस उसकी ओरिजिनल पोजीशन से पहले से जो था. सपोज ये एक पॉइंट A है, इससे वो पहले गया B पर, ठीक है, और ये जो एंगल मेजर हो रखा है दैट इज थीटा, दिस इज द पैरालिटिक एंगल, द पैरेलैक्स एंगल थीटा इज 40 डिग्री. नाउ
From this figure 2.3 this AB is equal to AC tan theta. अब यहाँ पे यूज किया ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो जो एंगल है वो उन्होंने थीटा लिया हुआ है, दिस इज द एंगल थीटा, एंड दे आर सेइंग कि जो एंगल के साथ वाला है वो तो हमारा बेस हो जाएगा, और जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो है परपेंडिकुलर। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज गिवन कि ए बी अपॉन ए सी tan थीटा। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बेस इंटू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस क्या है, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है दैट इज ए सी। So AC tan theta is equal to perpendicular that is AB, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस से हमारी एक्सप्रेशन आई है, इन्होंने डायरेक्टली लिख दी है। तो यहाँ पर इतना थोड़ा पार्ट इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस का यूज किया दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, ठीक है। नाउ अब निकालना क्या है, हमें AC निकालना है, ठीक है। AC की वैल्यू इज AB अपॉन tan थीटा, ये इधर चला जाएगा। AC इज इक्वल टू AB अपॉन tan थीटा। AB की वैल्यू क्या है 100, tan theta is 0. These values must be given in your question paper 0.8391. So इसको solve अगर हम करेंगे your answer will be 119 meter. Clear? Next example 2.3. The moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on earth. ठीक है, अर्थ के दो एंड से मून को ऑब्जर्व किया गया, एक इस एंड से और एक दूसरे एंड से, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। सो एंगल जो सबटेंडेड हुआ दोनों डायरेक्शन से, ये जो एंगल सबटेंडेड हुआ दैट इज 1 डिग्री 54 मिनट, एंड दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, इतना अराउंड। हमें क्या कंप्यूट करना है, मून का डिस्टेंस अर्थ से। सो सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डिग्री भी है और मिनट्स भी हैं। इस पूरे एंगल को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। सो वन, पहले तो हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको 60 के साथ, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अभी 114 कैसे आया, पहले तो 1 डिग्री को अगर हम बोलें 60 और 54 इसमें ऐड कर देंगे, सो द आंसर इज 114 मिनट्स, ठीक है। तो 114 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो ये सेकंड्स में हो जाएगा। हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि सेकंड में कितना रेडियन है, दैट इज 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियंस, वही यूज किया यहाँ पर। अब इस सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया 4.85 इंटू 10⁻6 के साथ। सो आंसर जो ये है एंगल हमारा कंप्लीटली अब रेडियंस में आ गया, 3.32 इंटू 10⁻2 रेडियंस। ये सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है, ओके। देन जो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, बताया था कि ये जो दोनों पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल बी, जो हमने देखा था अभी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड में। तो स्मॉल बी की वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इस एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल में से दो की वैल्यू में गिवन है, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बी की वैल्यू पता है और अब थीटा की वैल्यू भी रेडियंस में पता है, दोनों को डिवाइड करा हमने। योर आंसर, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून इज दिस। क्लियर? Similarly, this is the same, almost same type of question. 12 example 2.4. Just try this question, everyone, and if you have any doubt in question 2.4, I've told the example 2.1, 2.2, and 2.3, and try to solve 2.4 by yourself so that you will be able to analyze कि आप कर पा रहे हैं या नहीं. If नहीं तो आप you can ask in the comment section. After that we have discussed about the long distances, large distances. Then we have a very small distances of the size of molecule. अब molecules के size कितना vary करता है 10 to the power minus 8 मीटर से 10 to the power minus 10 मीटर तक। तो इसके लिए भी हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं, हम स्क्रू गॉज और ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते इसमें। इवन अ माइक्रोस्कोप की भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं वो विजिबल लाइट यूज करते हैं उस सिस्टम पर
इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले, और लाइट की वेव लाइक फीचर्स होते हैं, एंड रेजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज इज द वे, मतलब कितना वो उसको मैग्नीफाई कर पाएगा, कितना उसको उसका रेजोल्यूशन होता पाएगा, वो उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। सी इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट अभी इसका थोड़ा ओवरऑल आइडिया हमें लेना है, बिकॉज दिस इज द कंटेंट इन योर सिलेबस। तो विजिबल लाइट जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर ये आपको ध्यान रखना है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विद साइजेस स्मॉलर देन दिस, इससे छोटा वो नहीं रिजॉल्व कर पाते। इंस्टेड विजिबल लाइट वी कैन सी वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करें अगर हम प्रॉपरली, तो उसमें प्रॉपरली डिजाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज, इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। So the wavelength electron can be as small as the fraction of Armstrong, मतलब एक आर्मस्ट्रॉन्ग का भी फ्रैक्शन पार्ट, उसका डिवीजन पार्ट हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन होता है 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, एक आर्मस्ट्रॉन्ग भी नहीं, 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड दे कैन हैव ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल, मतलब सारा वो रिजॉल्व कर पाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की। और रिसेंट टाइम्स में टनलिंग माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई है, जिसकी लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन इससे भी बेटर है, और वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को एस्टिमेट कर पाते हैं, उनको से पॉसिबल हो पाता है। एंड एक सिंपल मेथड है एस्टिमेट करने का ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड इज गिवन बिलो। ऑलिक एसिड पहले है क्या कि एक सोपी लिक्विड है जिसका लार्जर मॉलिक्यूलर साइज होता है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर तक, ऑलमोस्ट बस -1 और कम रह गया आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये आइडिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑलिक एसिड ऑन द वाटर सरफेस पे ऐसी लेयर फॉर्म करते हैं। उसके बाद we dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in the alcohol to make the solution की क्वांटिटी कितनी बना दी है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब हम ले लेते हैं सॉल्यूशन की, और उसको डाइल्यूट इट विद 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल, एंड उस कॉन्सेंट्रेशन को concentration of the solution is equal to 1/20 into 20 of oleic acid per centimeter cube of the solution। अब उसके बाद हम थोड़ा स्प्रिंकल करते हैं उसमें लाइकोपोडियम पाउडर एंड सरफेस ऑफ वाटर ऑन द लार्ज ड्रॉप, अब इसमें वन ड्रॉप ऑफ ये सॉल्यूशन डालेंगे वाटर के अंदर। तो क्या होगा? एसिड ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड हो जाएगी थिन लेयर में, और लार्ज और सर्कुलर फिल्म फॉर्म कर लेगी, जिसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे ऑयल की लेयर हो जाती है अलग अलग टाइप की, वैसे ही इसकी एक थिन फिल्म, सर्कुलर फिल्म हो जाएगी। एंड वी क्विकली मेजर द, हम बहुत ही जल्दी से थिन फिल्म की डायमीटर को मेजर कर लेंगे टू गेट द एरिया ए। एंड सपोज हमने ड्रॉप, अगर हमने इतनी ड्रॉप्स डाल दी वाटर में, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम निकाल लेंगे हम पूरी हर ड्रॉप की। तो वॉल्यूम अगर एन ड्रॉप की अगर हम बोले, दैट इज एन वी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक के लिए वी माना है, एन के लिए एन मल्टीप्लाई कर दिया, एन वी सेंटीमीटर क्यूब। सो ऐसे ही अमाउंट के लिए उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू वो हमने डिस्कस करी थी ऊपर, 1/20 टू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन acid spread very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness T, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है और वो एक थिकनेस T अपनी बना लेता है, एंड spread to form the film of area A centimeter square। ऐसी thickness of the film, दैट इज वॉल्यूम अपॉन में एरिया। इसकी थिकनेस हम निकालेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एरिया के साथ। और इसी का अगर हम जनरल एक कॉन्सेप्ट समझें कि थिकनेस एक टाइप की लेंथ है, ठीक है, थिकनेस एक टाइप की लेंथ है, और उसमें वॉल्यूम में क्या होता है, 3 टाइम्स आप कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हो अपॉन में एरिया में 2 टाइम होता है। तो 2 बार से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेंथ बचेगी फिर भी, दैट्स वाई हमें यहाँ पे थिकनेस मिलती है। एंड वॉल्यूम हमने वैल्यू पुट करी इसकी अपॉन में एरिया, ये हमारी आ जाएगी थिकनेस।
If we assume कि वो thick If we assume कि वो film has monomolecular thickness, then this becomes the size or diameter of the molecule of oleic acid and value of the thickness इतनी ऑर्डर की आती है 10 to the power minus 9 मीटर. एग्जाम्पल 2.5 दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. जो भी हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे एक टाइप का तो बहुत कम कैलकुलेशन है, बस थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, बट स्टिल दिस टॉपिक इज देयर इन योर सिलेबस, यू शुड नो अबाउट देम. एंड आफ्टर दिस मेजरमेंट टॉपिक वी हैव एक्यूरेसी, एरर्स एंड डायमेंशन टॉपिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डायमेंशन पूरे 11th में आपको हर एक टॉपिक की डायमेंशन पूछी जा सकती है, तो और पता भी होनी चाहिए. तो आप वो चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा और फ़ोकस करके पढ़िएगा, और इसको भी नहीं छोड़ सकते हम बिकॉज़ हम एनसीईआरटी पूरी फ़ोकस करके चल रहे हैं, स्पेशली वही टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस के अंदर है. So in this question, I just give you an idea without wasting time that एक न्यूक्लियस की रेंज ली है यहाँ पर 10 to the power 15 मीटर से -15 से -14 तक, जिसको स्केल्ड अप किया हुआ है कि मतलब एक शार्प पिन के टिप पर उसको कह सकते हैं कि लगाया हुआ है, और जिसका रफली साइज एक एटम की तरह है, कि जिस पिन का रफली साइज एक एटम की तरह है. हमें अज्यूम करना है कि टिप ऑफ द पिन की रेंज कितनी है, -5 मीटर से -4 मीटर तक. मतलब स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ द एटम, और रफली एक एटम का साइज बताना है, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एटम. ठीक है, बेसिकली आप देख ही रहे हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. एंड इसमें बोला गया है सॉल्व करने का तरीका, मतलब इसको समझाने का तरीका समझिए आप, कि इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस जिसका रेंज है -15 से लेकर -14 तक, इसकी टिप शार्प पिन की अज्यूम करी गई है द रेंज ऑफ -5 से -4 मीटर तक. तो हम इसको स्केल अप कर रहे हैं कितने फैक्टर तक, 10 टू द पावर 10 मीटर तक, जो कि एन और एटम का रफली साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर तक. एंड हम इसको स्केल अप कर रहे हैं 1 मीटर तक. ठीक है, मतलब स्केल अप मतलब उसको बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस इज इन एन एटम इज एज स्मॉल एज, न्यूक्लियस जो एक एटम के अंदर होता है वो इतना स्मॉल है कि साइज ऑफ द टिप ऑफ अ शार्प पिन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट द मीटर लॉन्ग. मतलब 1 मीटर लॉन्ग अगर उसका रेडियस है किसी भी स्फीयर का, और उसके 1 मीटर लॉन्ग का अगर हमने रेडियस सर्कल स्फीयर बनाया, और उसके सेंटर पर जो ये टिप है, इस टिप का मतलब ये जो पॉइंट है, ये ही साइज है किसका, न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वो इतना छोटा होता है कि टिप ऑफ द एटम दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच इज ऑफ मीटर लॉन्ग रेडियस. मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 1 मीटर लॉन्ग होगा. ठीक है, इतना बड़ा आपका पूरा सर्कल है, और उसके जो सेंटर पर जस्ट एक डॉट है, ये सेंटर, इतना हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज. ठीक है, not that tough, but still we should study. रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ में आपको बताया कि किस किस ऑर्डर की लेंथ हो सकती है, किस ऑर्डर हम यूनिवर्स में जाएंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज पे बात करें, तो छोटे से छोटा साइज ऑर्डर हो सकता है 10 टू द पावर -4 मीटर, जो कि टाइनी न्यूक्लियस का साइज है. और उसके बड़े से ऑर्डर तक 10 टू द पावर 26 तक जा सकते हैं, जो कि यूनिवर्स में हम कुछ भी एक्सटेंट तक जो भी ऑब्जर्व करें प्लैनेट का साइज उस रेंज तक हो सकता है. तो इस रेंज में मतलब हमें यहाँ पे नाम दे देगी, एक पर्टिकुलर रेंज के नाम दे देगी है, जैसे कि फर्मी, 1 फर्मी एफ लिखते हैं इसको, इसकी इसकी वैल्यू क्या है, 15 -15, ऐसे याद रख सकते हैं, एफ फॉर 15 एंड एफ फॉर फर्मी. दिस इट इज जस्ट अ ट्रिक और वे टू रिमेम्बर. ठीक है, इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको नोट करते हैं ए और ऊपर ऐसे डिग्री के साइन के साथ, इसकी वैल्यू होती है -10 मीटर. ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू, इसका एवरेज डिस्टेंस सन से फ्रॉम द अर्थ इज इतना होता है, दैट इज 1.496 इन 10 टू पावर 11 मीटर. मतलब इतना रीयूज होता है अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं. तो लाइट ईयर, लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर. मतलब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गई है. अब आप देख सकते हो ये सारी अब स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल की बात करेंगे सारे. और उसकी स्पीड कितनी है, 10 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक साल में. 1 पारसेक, पारसेक की वैल्यू है 3.08 10 पावर
16 10⁻16 मीटर, और पार्सेक है क्या? एक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। मतलब जिस भी रेडियस पर हमारा अर्थ का ऑर्बिट सबटेंडेड है उसको हम बोल रहे हैं पार्सेक। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। दिस इज अगेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट स्टिल इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि मास हर एक बेसिक प्रॉपर्टी का मैटर की प्रॉपर्टी एक मास है, क्योंकि उसके अंदर मास तो होता ही है, और वो टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन इन इन सब पर डिपेंड नहीं करता। एंड ऐसा यूनिट जो होती है मास की वो किलोग्राम्स में होती है, और प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल किलोग्राम, मतलब ये बोला गया है कि इतना प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द, मतलब ये इन्होंने वेट मेजरमेंट के लिए किलोग्राम को यूज किया गया, और BIPM, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, आर अवेलेबल इन मैनी अदर लैबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी डिफरेंट लैबोरेटरीज हो सकती है जहाँ पे वेट मेजर के लिए रेफरेंस किया गया है। मेजरमेंट ऑफ मास, मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, हर मैटर के अंदर मास होता ही है, ये तो मैटर की डेफिनेशन के अंदर ही है। मैटर वही होता है जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसके बाद ये टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन इन सब पर डिपेंड नहीं करता। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम्स होती है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, वो आप रीड कर लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ की, रेंज की, ऑर्डर का एक टेबल दिया हुआ है कि हर एक चीज़ का प्रोटॉन, एटॉमिक, हाइड्रोजन, टिपिकल वायरस, इनकी लेंथ कितनी है ये सामने डिटेल से आप इसको रीड कर लीजिएगा। बट हाँ, इतना याद करना ज़रूरी नहीं है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। नाउ वाइल अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं तो किलोग्राम बहुत ही इनकन्वीनियंट यूनिट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इनका जो यूनिट है वो किलोग्राम्स में नहीं आ सकता, इवन ग्राम्स में भी नहीं आ सकता। इसलिए उनकी जो पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास लिया है दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, रेफरेंस के लिए यूज किया हुआ है अगेन। कार्बन 12 का एटम का 1/12 मास होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट, मास को कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी ग्रोसरी शॉप में आपने देखा होगा मेजर करते हैं। और लार्ज मासेस जो यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स के होते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर के साथ हम मेजर कर सकते हैं, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जस्ट मूव ऑन टू द रेंज ऑफ मासेस। अब मासेस हमारे स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 10⁻−30 मीटर से लेकर 10⁻55 मीटर। पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इतना हो सकता है। एंड रेंज मतलब कौन से ऑर्डर से कौन से ऑर्डर तक हो सकता है, वही बताया था इसमें। अब ऐसे ही टेबल गिवन है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना रेंज तक जा सकता है किसी भी, और अर्थ का है 25 रेंज तक, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 10⁻55 तक। तो ये कम से मैक्सिमम वैल्यू तक बता रखा है। देन मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए भी टू मेजर एनी टाइम वी नीड क्लॉक। ऑब्वियसली हम किसी भी लैपटॉप में या फ़ोन में या दीवार पे लगे वॉच से हम टाइम बताते हैं, और हम यूज़ करते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो कि इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोसीजर प्रोड्यूस्ड इन द सीज़ियम एटम। ये दिस इज़ द बेसिस ऑफ सीज़ियम क्लॉक, समटाइम्स कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक। मतलब इनिशियली एटॉमिक स्टैंडर्ड, हम तो अभी एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, जो कि किस पर बेस्ड होता है, जो सारी क्लॉक्स है स्टैंडर्ड टाइम किस पर बेस्ड है, पीरियोडिक वाइब्रेशंस के ऊपर, कि वाइब्रेशंस के ऊपर ये डिपेंड करती है, और किस एटम में प्रोड्यूस हुई थी, सीजियम एटम में। ठीक है, और ये बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक है, एंड समटाइम्स जिसको हम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स में यूज होती है। ऐसे ही स्टैंडर्ड्स को अवेलेबल होते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। अब सीजियम एटॉमिक क्लॉक में जो सेकंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर इतना, मतलब इस सेकंड का इतनी सारी वाइब्रेशंस होती है सेकंड में।
कैन यू इमेजिन, मतलब इतनी वाइब्रेशन के बाद जस्ट द सेकेंड। ओके, सो तो वाइब्रेशन में होता क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द, मतलब दो लेवल होते हैं और दोनों दोनों लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, टू एंड फ्रो ट्रांजिशन होते हैं। एंड लेवल ऑफ द ग्राउंड ऑफ स्टेट ऑफ सीजियम के ही 133 एटम, मतलब नाम है ये एटम का, ठीक है। एंड देन रेस्ट आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, उसी के बारे में और डिटेल दी हुई है अबाउट द लैब, अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, which is not that important for the exam point of view, just a theoretical concept है. Just read that. If you have any doubt regarding anything, you just ask in the comment section. Okay. So this is all in the part 2 of units and measurements. ये पूरा theoretical था, but अब इसके बाद आप अपनी कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ में रखिए, बिकॉज अब जो टॉपिक आने वाले हैं इसी चैप्टर से, उसमें सब आपकी मैथ्स प्रॉपर यूज होने वाली है, और कॉन्सेप्ट को अगर हम और हर एक डेफिनेशन, हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी हो सकता है बट इतना ज़्यादा नहीं होगा अब। सो अब कॉपी और पेन के साथ एकदम रेडी रहना। विल गेट बैक ऑन टू यू इन